गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आपके साथ फिर आपके दोस्त डॉक्टर सीमा इन डॉक्टर सीमाज नेट टॉक्स। टाइप 1 की सीरीज चल रही है। अभी हमने पिछले 2-3 वीडियोस में टाइप 1 डायबिटिक्स में क्या डाइट लेनी है और किस तरीके से डाइट में चेंजेस करनी है और किस तरीके से इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट का रेशियो निकालना है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, कितना फाइबर लेना है। वी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स इन आवर प्रीवियस वीडियोस। तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए जहाँ डाइट की बात हो गई वहाँ अगली बात होगी एक्सरसाइज पे। तो क्योंकि लाइफस्टाइल में ये दो ही चीज़ें हैं, आपके न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स यानी कि आपकी डाइट एंड आपकी फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। तो ये चाहे टाइप 1 डायबिटिक है, चाहे नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है, चाहे टाइप 2 डायबिटिक है, एक्सरसाइज एंड डाइट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ फॉर एवरी पर्सन। तो अब हम एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। टाइप 1 डायबिटिक्स की बात कर रही हूँ तो थोड़ा सा टाइप 1 से ही रिलेटेड रखूंगी कि ये जो बच्चे टाइप 1 वाले हैं इनमें किस तरीके की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, एक्सरसाइज के दौरान किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए और क्या फ़ायदे हैं एक्सरसाइज करने के। हम सब शुरू से जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटिक्स बहुत यंग एज में टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है। यंग से मेरा मतलब है कि इवन छोटे बच्चों में भी 7-8 साल के बच्चे से शुरुआत हो जाती है टाइप 1 डायबिटीज की। तो अगर कोई 7-8 साल के बच्चे को डायबिटीज हो गई तो ऑब्वियसली उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी जल्दी एज में ही आ जाएंगी, क्योंकि जब टाइप 2 40 के बाद होता है तो कॉम्प्लिकेशंस आते आते 50, 60, 70 इस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस आती है। तो आई मीन दैट इज द टाइम जब एक व्यक्ति ने एक अच्छी जिंदगी जी ली होती है। बट टाइप 1 डायबिटिक्स क्योंकि बहुत यंग एज में है तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना अनिवार्य है ताकि वो डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सके, जिसमें एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो पहली बात जो गांठ मार लेने वाली है वो ये है कि अच्छी एक्सरसाइज करने से, रूटीन में कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करने से आप डायबिटीज से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बच सकते हैं या उनको कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर वो कॉम्प्लिकेशंस 30 साल पर ना आके 40-45 पर आए तो दैट इज अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज आपकी एक क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी चलेगी तब तक, राइट। तो एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी वेरी गुड रोल कि जिससे कि आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो समय से पहले ना आकर उसका समय काफी दूर हो जाए। तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है, ऑब्वियसली जब आप एक्सरसाइज करते हो आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, आपकी कैलोरीज बर्न होने से आप वेट लॉस होता है, आपके शुगर लेवल्स भी कम होते हैं। क्यों शुगर लेवल्स कम होते हैं? क्योंकि एक्सरसाइज इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। बेसिकली अगर इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी तो दिस विल हेल्प कि आपके शुगर लेवल्स गिर जाएंगे। क्यों आपकी शुगर लेवल्स गिर जाएंगे? क्योंकि जब आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी उसके साथ साथ एक्सरसाइज एक ग्लूट 4 नाम के प्रोटीन होता है जो आपके खून में से शुगर को लेकर आपके मसल्स और एडिपोज टिश्यू यानी कि जहां जरूरत है वहां पर जाके भेज देता है, ताकि आपके मसल्स में जाएगा तो आपको एनर्जी मिलेगी और आपके ब्लड शुगर लेवल्स अपने आप में कम होने लगेंगे। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, इंसुलिन रिलीज को बढ़ा देता है और आपके GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स का काम ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते आपको एनर्जी मिलती है क्योंकि शुगर आपके स्केलेटल मसल में चली जाती है, आपके फैट टिश्यूज में चली जाती है और आपके ब्लड से निकल जाती है। तो
एक्सरसाइज करने से तेजी से शुगर आपके मसल्स में जाती है और आपके शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं। तो यही तो हमारा बेसिकली व्हाट इज द रीजन, डायबिटीज को ट्रीट करने का मकसद ही हमारा ये है कि आपके शुगर लेवल्स गिर जाए। तो एक्सरसाइज जब आपके शुगर लेवल्स को गिर देती है, यानी कि एक्सरसाइज वो इंसुलिन का काम कर रही है, इंसुलिन बढ़ा रही है, तो इट इज प्रीटी गुड। तो एक तो आपके शुगर लेवल्स कम हो गए, आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है, तो आपका वेट लॉस हो गया, आपका लिपिड प्रोफाइल गिर जाता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, आपकी हड्डियां और आपके मसल्स में दे बिकम स्ट्रोंगर व्हाइल यू डू एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन एक डायबिटिक व्यक्ति जब एक्सरसाइज करता है तो उसको कुछ चीजों की बहुत ध्यान रखना जरूरी है। क्यों रखना जरूरी है? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हो। एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब जो जिसको कि हम कहते हैं अपने लेमन शब्दों में कार्डियो। तो जब आप कार्डियो एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपके हार्ट से ऑक्सीजन पंप होता है आपकी बॉडी के ऑर्गन्स में, इसीलिए इसको कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। तो जब आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं उस समय आपके ब्लड शुगर लेवल्स लो होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको एक्सरसाइज करते वक्त ये एहतियात बरतनी है कि कहीं आपके शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा गिर ना जाएं, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा गिर जाएंगे तो आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे, एंड दैट इज नॉट एट ऑल, वो तो हमें होने ही नहीं देना। आपके शुगर लेवल्स को हमको एक लेवल से नीचे नहीं गिरने देना, आपको हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जाने देना। तो अगर नहीं जाने देना तो क्या करना है? तो करना क्या है, आपकी इंसुलिन की डोज, आपकी फिजिकल एक्टिविटी और आपका खाना, इन तीनों चीजों का पूरा पूरा बैलेंस होना चाहिए जब एक डायबिटिक, स्पेशली टाइप 1 डायबिटिक व्यक्ति जब एक्सरसाइज करने जाता है। तो एक्सरसाइज करने से पहले आप देखेंगे कि आपके शुगर लेवल्स कितने हैं। आपके शुगर लेवल्स 90 से लेके 250 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 90 से कम नहीं होनी चाहिए। तो 90 to 250 इज कंसीडर टू बी द रेंज जितने में कि आपके शुगर लेवल्स बिफोर एक्सरसाइज रहने चाहिए, जिससे कि ना तो आप हाइपो में जाएंगे और ना ही आप हाइपरग्लाइसीमिया होगा आपको। ठीक है, तो दोनों चीजों का हमें पूरा बैलेंस बना के रखना है। तो एक्सरसाइज से पहले आपको अपनी ब्लड शुगर चेक करनी है। अगर आपकी एक्सरसाइज प्रोलॉन्ग्ड है, यानी कि आधे घंटे से ज्यादा चल रही है, तो आप हर आधे घंटे में शुगर लेवल्स चेक करेंगे। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन कम है, यानी कि बेजल कंडीशन में चल रहे हो, फास्टिंग स्टेट में एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप हल्का सा 15 से 30 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट, एक केला या कुछ भी इस तरीके का स्नैक ले सकते हैं एक्सरसाइज के दौरान। लेकिन अगर आप पोस्ट प्रैंडियल स्टेट में हैं, आपने खाना खा रखा है और आपने इंसुलिन लगा रखी है, तो उस समय क्योंकि आपके शुगर लेवल ज्यादा नीचे जाने के चांसेस रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट डोज अपनी 50 से 60 ग्राम लेनी पड़ेगी। रादर देन इंक्रीजिंग द कार्बोहाइड्रेट डोज, एक्सरसाइज अगर आपको मालूम है कि इसी समय पर करनी है और इतनी करनी है, तो बेटर है कि अपने इंसुलिन की डोज को कम कर दीजिए। अननेसेसरी अपने आप को कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा क्यों देना है? इंसुलिन की डोज को कम कर लीजिए और उसको टाइट्रेट कर लीजिए। रेगुलरली जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता रहेगा कि इतनी एक्सरसाइज करने पर आपके शुगर लेवल्स कितने आते हैं। ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखिए और धीरे धीरे करके अपनी इंसुलिन की डोज को कम कर दीजिए, क्योंकि आपको हाइपोग्लाइसीमिया में कतई नहीं जाना। ठीक है, तो ये चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरा, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक तो आपको बोला कि कुछ कार्बोहाइड्रेट रखिए, सिंपल शुगर्स, ग्लूकोज पाउडर, कैंडी, बिस्किट, कि खुदा ना खास्ता अगर गलती से आपके शुगर लेवल्स गिर गई तो आप इमीडिएटली वो शुगर लेवल्स बढ़ा सकते हैं। कोई एनर्जी ड्रिंक पी के या कोई बिस्किट्स लेके, ग्लूकोज के बिस्किट्स लेके या ग्लूकोज पाउडर लेके, व्हाटएवर इट मे बी, लेकिन आपको अपनी शुगर लेवल्स को ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सवाल उठता है कि कितने समय एक्सरसाइज करी जाए। तो देखिए,
कोई ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है जो ये बताएं कि हाँ टाइप 1 इतनी देर तक एक्सरसाइज करें, इतने मिनट करें या कुछ करें, ऐसा कुछ गाइडलाइन भी नहीं दे रखा। लेकिन जो लोगों के एक्सपीरियंस है या जो स्टडीज हैं वो ये कहती हैं कि 40 से 60 मिनट की अगर आप एक मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो इट इज वेरी गुड, और वो हफ्ते में 6 दिन करनी जरूरी है। तो इतनी हफ्ते में 6 दिन अगर आप 40 मिनट से 1 घंटे की एक्सरसाइज करते हैं, इट इज प्रिटी गुड। दूसरी चीज जो इसमें कही जाती है वो ये कही जाती है कि कभी भी आपको 48 घंटे का गैप नहीं देना, से ज्यादा का गैप नहीं देना। यानी कि अगर आपको कहीं जाना पड़ रहा है या किसी भी रीजन से आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो 2 दिन की छुट्टी तो किसी तरीके से टॉलरेट हो सकती है, बट 48 आवर्स के बाद अपनी एक्सरसाइज को वापस से रिज्यूम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 40 से 60 मिनट की डेली एक्सरसाइज फॉर 6 डेज अ वीक विद अ ब्रेक ऑफ नॉट मोर देन 48 आवर्स, ये आपका एक्सरसाइज का रेजिम होना चाहिए। एंड प्रेफरेबली अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो एरोबिक एक्सरसाइज से मेरा मतलब है चाहे आप स्किपिंग कर रहे हैं, चाहे आप जॉगिंग कर रहे हैं, चाहे आप डांस कर रहे हैं, चाहे आप एक सिंपल वॉक भी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज एन एरोबिक एक्सरसाइज। तो उस तरीके की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। अब एक सवाल उठता है, क्योंकि ये टाइप 1 के बच्चे हैं, तो क्या एक सस्टेनेबिलिटी, क्या एक प्रैक्टिकलिटी है उनकी एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाने में। अगर एक 8 साल का बच्चा है या एक 10 साल की बच्ची है, आप उसको बोलो कि जाओ रोज 40 मिनट की वॉक करो, he or she will not do। आपको एक्सरसाइज का रेजिम या एक्सरसाइज का शेड्यूल कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए कि जिसको बच्चा इंजॉय करे। उसी तरह अगर आप एक 40 साल के व्यक्ति को बोलो कि जाकर आप क्रिकेट खेलो या आप कुछ दौड़ लगाओ, तो मे बी ही विल ऑल्सो नॉट गो फॉर दैट। सो एज के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से, शुगर लेवल्स कैसे चल रहे हैं उसके हिसाब से, व्यक्ति की बॉडी के हिसाब से, व्यक्ति की नीड्स के हिसाब से आपको एक्सरसाइज ट्यून अप करनी है। वहीं आप एक 40 साल के व्यक्ति को कहेंगे ना कि 40 मिनट्स की वॉक करनी है, ही और शी विल हैप्पीली गो फॉर दैट। और एक बच्चे से कहेंगे कि आप 1 घंटा गेम खेलो, या उस बच्चे को उसको कोई कोच प्रोवाइड हो जाए जो उसको खिलाए, या कोई वो लोकल कम्युनिटी के साथ जुड़ जाए जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो ही और शी विल एंजॉय। आप जो भी काम करें, जो भी एक्सरसाइज करें, माइंड इट, यू शुड एंजॉय डूइंग इट, इट शुड नॉट बी अ बर्डन। बर्डन से लाइफ लॉन्ग चीज कभी भी नहीं कर सकते। 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, उसके बाद आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बर्डन नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से आपको करनी चाहिए। अब एक सवाल उठता है कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जब एक्सरसाइजेस में कुछ चेंजेस करनी चाहिए। देखिए, अगर आप एक डायबिटिक हैं और आपको बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस सेट इन हो चुकी हैं, यानी कि अगर आपको रेटिनोपैथी है, आपकी आंखों में परेशानी आ चुकी है, तो आप हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज नहीं करेंगे, यानी कि ज्यादा कूद फांद आप नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आपकी आंखों में परेशानी बढ़ सकती है। अगर आपको न्यूरोपैथी है, यानी कि आपकी नसों में प्रॉब्लम आ चुकी है, आपको नंबनेस या आपको वो फील नहीं होता है, तो आप कभी भी एक्सरसाइज बेयर फुट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप नंगे पांव एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी आपके पांव पे चुभ गया, आपकी तो वो फीलिंग जा चुकी है, आपको ऑलरेडी न्यूरोपैथी है, तो आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज, आप कभी डार्क में एक्सरसाइज नहीं करेंगे। द एरिया जहां पर आप एक्सरसाइज करें शुड बी वेल लाइटेड, क्योंकि आप अंधेरे में एक्सरसाइज करेंगे, आपको नहीं दिखेगा, एक छोटा सा कील, एक छोटा सा कुछ भी आपके पाँव में चुभना, एंड दैट कैन लीड टू एम्पुटेशन ऑफ योर फुट। तो सिचुएशन इतनी गंभीर और इतनी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो वो ऐसा ना हो, आपको इसलिए अपना ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं, आप हार्ट के पेशेंट हैं, तो आप अपनी एक्सरसाइज अपनी मैक्सिमम लिमिट से कम करेंगे, 20 से 25% कम करेंगे। आपको कभी भी बहुत हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं।
अब सवाल उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 20 से 25% कम करेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करें? हमें तो नहीं पता कि हम कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं या हमको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इसका सवाल हुआ कि व्हाट शुड बी द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज जो आप कर रहे हैं। तो आपकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक नंबर याद कर लीजिए दोस्तों, 220। 220 माइनस योर एज। सपोजिंग आप 50 साल का व्यक्ति है और उसको देखना है कि वो कितनी इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो 220 माइनस 50 कम्स आउट टू 170। तो 170 बीट्स पर मिनट आपका हार्ट अगर चलता है, आपको उतना अलाउड है, दैट इज द मैक्सिमम हार्ट रेट जितने तक आप अपनी एक्सरसाइज को ले जा सकते हैं, 170 बीट्स पर मिनट। पर ये कितना सेफ है अपने हार्ट रेट को इतना हाई तक ले जाना? देखिए, एक्सरसाइज की इंटेंसिटी के हिसाब से एक्सरसाइज को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। माइल्ड एक्सरसाइज, माइल्ड इंटेंसिटी एक्सरसाइज, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज एंड हेवी इंटेंसिटी या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। माइल्ड इंटेंसिटी से मतलब है आप अपना मैक्सिमम हार्ट रेट का 50% लेकर जा रहे हैं। अगर आपका मैक्सिमम हार्ट रेट 170 है तो आप उसका आधा कर लीजिए 85। तो आप 85 बीट्स पर मिनट की अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि आपका हार्ट 1 मिनट में 85 बार आपका हार्ट रेट है तो पंप कर रहा है, तो दैट इज अ माइल्ड एक्सरसाइज। मॉडरेट में आप 60 to 70% ऑफ द मैक्सिमम हार्ट रेट तक ले जा सकते हैं। एंड हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है कि जब आप अपना हार्ट रेट 70 से 80% तक मैक्सिमम हार्ट रेट ले जाए। अब जो हार्ट के पेशेंट हैं वो मॉडरेट इंटेंसिटी तक एक्सरसाइज करेंगे, दे विल नॉट गो इन फॉर द एक्सरसाइज जिसमें कि उनको हार्ट रेट 70 से 80% तक लेकर जाए। दूसरी चीज, अगर आप हमेशा रिपीटेडली वंस इन अ वाइल आप इतनी हैवी एक्सरसाइज करें, इट्स ओके, बट अगर आप हमेशा उतनी एक्सरसाइज करते हैं तो वो हो सकता है आपकी बॉडी के लिए परेशानी क्रिएट कर ले, आपके बोन्स को, मसल्स को सोरनेस दे दे, आपको जॉइंट पेन्स दे दे। तो इट इज नॉट अ वेरी वेरी गुड आइडिया कि आप हमेशा ही हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। अब सवाल होता है कि अलग अलग एक्सरसाइजेस का आपके ब्लड शुगर लेवल्स पे अलग अलग इंपैक्ट होता है। तो वो क्या इंपैक्ट होता है? अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे कि आप जॉगिंग, वॉकिंग, स्किपिंग, डांसिंग, इस तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपका ब्लड शुगर लेवल लो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बट अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि अब स्प्रिंट रनिंग है या वेट ट्रेनिंग है या स्क्वाट्स हैं या पुशअप्स हैं या इस तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स हाई होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इट इज अ बेटर थिंग कि आप एक मिक्स ऑफ एक्सरसाइज करें जिसमें कि कुछ भाग एरोबिक है, कुछ भाग एनएरोबिक है, जिससे कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी एक बैलेंस में बने रहेंगे और कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। अब एक सवाल आता है कि योगा कितना अच्छा है? देखिए, योगा बहुत अच्छा है आपकी ब्लड सर्कुलेशन के लिए, आपके मेंटल स्ट्रेस को रिलीव करता है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है आपके शुगर लेवल्स को बढ़ाने में। तो उसके चलते आपके शुगर लेवल्स ऑब्वियसली गिर जाते हैं। लेकिन योगा को आप फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल एक्सरसाइज से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। किसी और तरीके की एक्सरसाइज जॉइंटली आपको करनी जरूरी है। तो आज के वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, उनको समझिए। कोई सवाल होता है, कोई क्वेश्चन है, कोई जानकारी और लेना चाहते हैं तो प्लीज इनबॉक्स में सवाल लिख दीजिए। राइट? वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपके दोस्त आपके साथ डॉक्टर सीमा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हैव अ वंडरफुल डे।